हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लिबरलाइजेशन। ये जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के चैप्टर के अंडर ये क्वेश्चन आता है कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, इसके मीनिंग क्या है और इसकी नीड क्यों, मतलब मेजर्स क्या क्या किए गए लिबरलाइजेशन के लिए। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये लॉन्ग वीडियो होने वाली है और जिस हिसाब से आपको पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको आता है लिबरलाइजेशन और इसके अंदर क्या क्या हुआ, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। शुरू करने से आपको पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिबरलाइजेशन मीन्स टू रिड्यूस अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन बिजनेस यूनिट्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो 1991 से पहले जो फालतू के रिस्ट्रिक्शंस और जो कंट्रोल्स लगा के रखे थे बिजनेस के ऊपर, उसको कम करना, उसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जो वर्ड है वो लिबर्टी या लिबरल, लिबर्टी से ड्राइव किया गया है। तो लिबरल या लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है। तो इसके अंडर सरकार ने फ्रीडम दी, जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए हुए थे वो खत्म कर दी। इट मींस प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन, रिलैक्सिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्रॉम अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। तो जो भी ब्यूरोक्रेसी ने रिस्ट्रिक्शंस या हर्डल्स लगाए हुए थे सरकारों ने या सरकार के जो चुने हुए लोग हैं उन्होंने उसको खत्म करना, ठीक है। प्रायर टू 1991 गवर्नमेंट हैज had imposed several types of controls on Indian economy, that is industrial licensing system, price controls or financial control on goods, import license, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स बाय बिग बिजनेस हाउसेस एटसेट्रा। तो 1991 से पहले सरकारों ने, जो हमारी सरकारें आई हैं 1991 से पहले, उन्होंने कई टाइप के रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम के लाइसेंस के बिना खोल नहीं सकते, और लाइसेंस के ऊपर ही इतने ज़्यादा ये कागज़ लेके आओ, वो कागज़ लेके आओ, ये परमिट वो परमिट, समझ की बात। और इंपोर्ट के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब जिसको रॉ मटेरियल ही बाहर से चाहिए तो उसके लिए तो पंगा पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्राइस कंट्रोल्स, कि भाई इससे ज़्यादा प्राइस पे नहीं बेचना। उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल्स लगाए हुए थे कि पैसा इधर उधर से नहीं आना चाहिए पूरा का पूरा। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लगाया हुआ था, फेरा, ठीक है, कि फलां जगह से फॉरेन करेंसी नहीं आ सकती, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। और जो बड़े बिजनेस हाउसेस थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। इट वॉज एक्सपीरियंस्ड बाय द गवर्नमेंट दैट सेवरल शॉर्टकमिंग्स हैड crept into the economy on account of these controls। तो सरकार को 1991 में पता लगता है कि इन सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनकी वजह से इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दीज कंट्रोल्स हैड गिवन राइज टू करप्शन, अनड्यू डिलेज एंड इनएफिशिएंसी। अब लाइसेंस लेने के लिए सरकार को रिश्वत खिलानी पड़ती थी और फिर लाइसेंस वगैरह मिलते थे, तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से करप्शन आई, अनड्यू डिलेज, कि अगर आप करप्शन नहीं करवाते, अगर आप पैसा नहीं खिलाते तो डिले फाइल पड़ी की पड़ी रह जाएगी आपकी, और इनएफिशिएंसी क्रिएट हो गई। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी फेल शार्पली। इसकी वजह से जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है काफ़ी तेज़ी से गिरी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देयरफॉर मेड अ बिड टू रिड्यूस रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उसे ख़त्म किया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंडर, जो प्राइवेटाइजेशन आया, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट मार्केट फोर्सेस कुड गाइड द इकोनॉमी इन मोर इफेक्टिव मैनर देन द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हम ये मान के चल रहे थे कि अगर मार्केट फोर्सेस पे, डिमांड सप्लाई पे सब कुछ छोड़ देंगे तो मार्केट को अच्छे से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें मेन मुद्दा क्या था? मार्केट के ऊपर छोड़ना अपनी इकोनॉमी को। एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज लाइक कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर एटसेट्रा दैट हैड अचीव रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन वर वर्थ प्रेजिंग। तो जब हमने देखा कि जो कोरिया है, थाईलैंड है या फिर सिंगापुर है, ये कंट्रीज़ भी प्राइवेटाइजेशन से इनकी देश की काफ़ी तेज़ी से तरक्की हो गई है, तो हमारे सामने एग्जाम्पल्स थे, तो इसलिए हमने लिबरलाइजेशन को जो है अपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में शामिल किया और इसको इम्प्लीमेंट किया। तो लिबरलाइजेशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर एनकरेज होगा और जिसकी वजह से तरक्की काफ़ी तेज़ी से होगी, ठीक है। अब आ जाता है मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए, क्या क्या तरीके, क्या क्या काम किए गए कि लिबरलाइजेशन हो। तो अगर आपको सीधा ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस द मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन, तब भी आपको थोड़ी बहुत लिबरलाइजेशन की इंट्रोडक्शन तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था उसको लिबरलाइज किया गया, आसान बनाया गया। मेन फीचर ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी एक ही बात है, ठीक है, या एलपीजी,
इसकी जगह एलपीजी भी लिख सकते थे, इज टू अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी की जगह लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को जो है लागू किया गया। टिल नाउ प्राइवेट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी वाज फंक्शनिंग अंडर द रिजिड लाइसेंसिंग सिस्टम। तो 1991 से पहले अगर हम देखें तो जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो रिजिड लाइसेंसिंग सिस्टम के अंडर चल रहा था। काफ़ी मुश्किल से लाइसेंस मिलता था और रिजिड था काफ़ी ज़्यादा, कि आप अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सकते, और फलां काम खोलोगे तो इतनी क्वांटिटी बनानी है, ऐसे करना है वैसे करना है, 100 टाइप की रिस्ट्रिक्शंस थी। अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन फ्रीड टू अ लार्ज एक्सटेंट फ्रॉम लाइसेंसेज एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर लाइसेंसिंग में काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम दे दी गई, कई बिजनेसेस में लाइसेंस लेना ही ख़त्म कर दिया गया, और जो फालतू की रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म कर दी। एज पर अमेंडमेंट in the new economic policy of year 2006, with the exception of five industries को छोड़ के industrial licensing has been abolished for all other industries. The industries for which the licenses are still necessary वो कौन कौन सी हैं? लीकर, अगर आप शराब वगैरह बनाते हैं, सिगरेट बनाते हैं, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स का काम करते हैं, या डेंजरस केमिकल्स का काम करते हैं, तो आपको लाइसेंस का जो प्रोसीजर है थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस या परमिट लेना बहुत आसान कर दिया गया है, ठीक है। The entrepreneur can float any new company except इन अबव 5 इंडस्ट्रीज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो जो ऊपर 5 लिखी हुई कंपनी है, इनके अलावा कोई भी कंपनी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन खोल सकता है, आसानी से परमिट या लाइसेंस उसे मिल जाएगा। ऑनलाइन हो गया आजकल तो सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिलैक्सेशन फ्रॉम एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी होता है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। एमआरटीपी एक्ट में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन आ गई, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन थी वो ख़त्म कर दी, मैं उल्टा बोल गया, रिलैक्सेशन आ गई। पहले सरकार को लगता था कि फ़लाँ कंपनी अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश भी कर रही है, तो उसके ऊपर एमआरटीपी एक्ट लगा के कई मुकदमे ठोक देती थी और उस कंपनी की ऐसी की तैसी हो जाती थी। According to the provisions of MRTP Act, all those companies having assets worth more than rupees 100 crore used to be declared MRTP firms and were subject to several restrictions. तो ऐसी कंपनियां जिनके एसेट 100 करोड़ से ऊपर हैं और वो 100 करोड़ से ऊपर हैं जिनके एसेट्स, उनको एमआरटीपी फर्म्स डिक्लेयर किया जाता था और उनके ऊपर कई तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी। नाउ द कंसेप्ट ऑफ एमआरटीपी हैज़ बीन डन अवे विद। अब तो ख़त्म ही हो गया पूरा का पूरा कंसेप्ट। दीज फर्म्स आर नाउ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो पहले क्या होता था, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है, सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो सरकार ग्रोथ के वे में इन कंपनीज के रोड़ा बन रही थी, ठीक है। तो अब कोई ऐसी टेंशन नहीं है, कंपनियों ने जो डिसीजन लेना है लेती रहें। दे आर फ्री टू एक्सपैंड देमसेल्व्स। अब जैसे पहले 4 मशीनें लगी हुई हैं, अगर किसी कंपनी ने कहीं और मतलब यहीं पे मशीन ऐड करनी है या अपनी कोई और यूनिट कहीं और खोलनी है, तो सरकार से 100 टाइप की परमिशंस लेनी पड़ती थी। अब इस टाइप का कुछ नहीं है। लार्ज कंसेशंस हैव बीन ग्रांटेड टू कंपनीज फॉलिंग अंडर एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट के अंडर जो कंपनीज आती थी, अब जब एमआरटीपी एक्ट ही ख़त्म कर दिया तो उसमें कुछ और चेंजेस करके कुछ और बना दिया गया। तो जब यही चीज़ नहीं रही तो जो कंपनीज रिस्ट्रिक्टेड फील करती थी, अब उन्होंने खुल के काम करना शुरू कर दिया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिट फिक्स्ड अर्लियर हैज़ बिन रिमूव्ड। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी, जो सरकार ने फिक्स की थी कि 100 करोड़ के अंडर जो है ज़्यादा की कंपनियां ऐसी हैं वैसे हैं, वो सब रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया गया। एज अ रिजल्ट देयर वुड बी नो रिस्ट्रिक्शन on dominant companies and industrial houses for setting up of new industries or expansion of industries, taking over and amalgamation etc etc। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर उन कंपनियों ने नई कंपनीज या नई इंडस्ट्रीज खोलनी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अमेलगमेशन 2 कंपनियां आपस में मिलकर काम करेंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। In 2002, MRTP Act was abolished and in its place a much liberalized Competition Act 2002 was enacted। तो 2002 में ये जो अपना MRTP एक्ट था उसे ख़त्म कर दिया गया और 2002 में जो इससे और ज़्यादा जो लिबरलाइज्ड एक्ट है, इससे और ज़्यादा आज़ादी वाला जो एक्ट है, कॉम्पिटिशन एक्ट, उसको लाया गया, उसको एनेक्ट किया गया। तीसरा जो इसके अंदर मेजर है वो आ जाता है फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज। तो कंपनीज जो हैं एक्सपैंड कर सकती हैं, उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म कर दी और अपना आउटपुट या प्रोडक्शन जितना मर्जी बढ़ा सकती हैं, जो पहले रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म कर दी। अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रीज
which are not covered under the industrial licensing are free to expand and produce. तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अंडर आती थी, ठीक है, तो उनको भी फ्री कर दिया गया, उनको फ्रीडम दे दी गई कि तुम कितना मर्जी माल बना सकते हो, कितना मर्जी एक्सपैंड कर सकते हो अपना। दे नीड नो प्रायर ऑफिशियल अप्रूवल, उनको कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। बट प्रायर टू लिबरलाइजेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ ओल्ड पॉलिसी at the time of granting license, government used to fix maximum limit of production capacity. तो पुराने टाइम में 1991 से पहले जब वो लाइसेंस लेने जाते थे, सरकार उनसे लिखवा लेती थी कि तुम इतने ही माल बनाओगे, तुम्हारी इतनी ही मशीनें काम करेंगी, अगर इससे ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी लगानी है तुमने तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। नो इंडस्ट्री कुड प्रोड्यूस बियॉन्ड दिस लिमिट, उस लिमिट से ज़्यादा कोई भी इंडस्ट्री बनाती नहीं थी। नाउ दिस लिमिट हैज़ बीन रिमूव्ड so as to enable the industry to take full advantage of large scale production. अब ये लिमिट लुमिट खत्म कर दिया, अब जिसने जितना माल बनाना है बनाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा माल बनाएंगे उतना कॉस्टिंग कम पड़ेगी। प्रोड्यूसर्स आर नाउ फ्री टू प्रोड्यूस एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड इन द मार्केट, तो जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से वो सप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रीडम दे दी गई है, मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम शुरू कर दिया गया। फोर्थ आ जाता है इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट को भी बढ़ा दिया गया, ठीक है। Investment limit of small scale industries has been raised to rupees 10 crore so as to enable them to introduce modernization. तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी कह दिया गया कि अगर 10 करोड़ तक तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है तो तुम भी स्मॉल स्केल में आ जाते हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें खरीद सकें और अपना जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइज कर सकें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज टू 1 करोड़, तो जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनका भी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको भी 1 करोड़ तक कर दिया गया, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाएंगे तो छोटी कंपनीज के पास एनकरेजमेंट मिलती है ताकि वो और ज़्यादा मशीन्स बाहर से खरीदें, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी काम करने की, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्लेसिंग फेरा विद फेमा। पहले क्या होता था, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको चेंज करके फेमा कर दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि थोड़ा लिबरलाइज, थोड़ा उससे आसान था, ठीक है। तो कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ इससे, और जो भी फॉरेन एक्सचेंज की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो कम हो गई, तो जिसकी वजह से वो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलत मिली, फैसिलिटेट हुए। अर्लियर फॉर द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट हैड एनेक्टेड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो 1991 से पहले फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको फेरा कहते हैं, वो लगाया हुआ था। दिस एक्ट वाज वेरी रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर, ये काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करता था, कहाँ से आया पैसा, क्यों आया, ये है वो है, ठीक है। इट इन्वॉल्व वेरियस चेक्स एंड कंट्रोल्स ऑन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग फॉरेन एक्सचेंज। इसके ये जो फेरा था ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स और चेक्स लगाता था कि कहाँ से आया पैसा, किसने किया, क्यों किया, ऐसा वैसा, ठीक है। फॉलोइंग द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड चेंज्ड attitude of the government towards foreign capital, FERA was replaced with FEMA, जिसको Foreign Exchange Management Act कहते हैं। In year 1999, the provisions of FEMA are liberal। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको फेरा कहते हैं, उसको ख़त्म करके 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको फेमा कहते हैं, वो लाया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा लिबरलाइज था और अब कंपनीज़ को फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस करने में ज़्यादा आसानी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस थी उसको भी लिबरलाइज किया गया। गवर्नमेंट हैज़ लिबरलाइज्ड इट्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को लिबरलाइज किया, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के दोनों बढ़ेंगे। इट हैज़ मेड द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, बाहर से मशीनें वगैरह ला सकते हो, बाहर से रॉ मटेरियल ला सकते हो, टेक्नोलॉजी ला सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा आसान कर दी गई। क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत लिख दी, क्वान्टिटेटिव, जो भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई थी ऑन इंपोर्ट्स हैव बीन विड्रॉन। जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी कि इतने ज़्यादा आप माल मंगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते, इससे ज़्यादा मशीनें नहीं आएंगी, वो जो रिस्ट्रिक्शंस है वो टोटली विड्रॉ कर ली गई। प्रोविजंस रिगार्डिंग इंपोर्ट कोटा, इंपोर्ट परमिट, इंपोर्ट लाइसेंस हैव बीन सिंप्लीफाइड। तो इंपोर्ट के लिए जो भी हमारे को परमिट, लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था उसको भी लिबरलाइज कर दिया गया। द प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैव बीन सिंप्लीफाइड। तो उनको आसान कर दिया गया ताकि छोटी छोटी कंपनीज भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, ताकि जो फॉरेन ट्रेड है वो बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लिबरलाइजेशन ऑन टैक्सेशन पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्लियर टैक्स रेट्स वर वेरी हाई which was a great hindrance in the path of rapid economic development। 1991 से पहले जो टैक्स रेट्स थे, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह था, वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से कंपनीज अपना खुल के काम नहीं कर पाती थी और जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो रास्ता है उसमें रुकावट क्रिएट कर रही थी। हाई टैक्स रेट
high tax rate demotivate the entrepreneurs in setting up of new enterprises और एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस। तो इतना ज़्यादा टैक्स अगर कॉर्पोरेट सेक्टर पे लगाया जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग कंपनियां ना ही वो एक्सपेंड होंगी और ना ही नई कंपनियां और ज़्यादा खुल के सामने आएंगी। फॉलोइंग मेन चेंजेस हैव बीन मेड इन टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आए? ए, पीक इनकम टैक्स रेट have been reduced। जो भी पीक इनकम टैक्स था उसको रिड्यूस कर दिया गया। कस्टम ड्यूटी रेट्स हैव बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस, कस्टम ड्यूटी को भी रिड्यूस कर दिया गया। कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन रिप्लेस्ड विद जीएसटी। तो पहले सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स फलान टैक्स इस टाइप का था, तो अब जीएसटी को लॉन्च कर दिया गया है जो कि पैन इंडिया में सेम रेट चलते हैं। तो ये टैक्स रिफॉर्म्स लाए जिसकी वजह से ट्रेड को एनकरेजमेंट मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है लिबरलाइजेशन इन कैपिटल मार्केट। जो कैपिटल मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसमें भी काफी ज्यादा लिबरलाइजेशन आजादी दी गई। अर्लियर प्रोविजंस रिगार्डिंग द पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज वर वेरी रिस्ट्रिक्टिव। अगर शुरुआत के तौर पे 1991 से पहले देखा जाए तो अपनी कंपनी के शेयर मार्केट में लॉन्च करना, आईपीओ लेके आना काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव था। ओनली बिग कंपनीज कैन फुलफिल दीज कंडीशंस। बड़ी बड़ी कंपनियां ये कंडीशंस को फुलफिल कर पाती थी। बट नाउ द प्रोविजंस हैव बीन लिबरलाइज्ड। अब काफ़ी आज़ादी हो गई है। कैसे? नाउ कंपनीज आर गिवन द फ्रीडम टू फिक्स द प्राइस ऑफ देयर पब्लिक इश्यूज। अब जो कंपनियां आती हैं वो अपने प्राइजेस को खुद सेट कर सकती हैं कि हमने अपनी हिस्सेदारी जो आईपीओ ला के बेचनी है मार्केट में, हम इस प्राइस पे बेचेंगे। इंडियन कंपनीज हैव बीन गिवन द फ्रीडम टू रेज द फंड्स फ्रॉम फॉरेन कैपिटल मार्केट ऑल्सो। अब यहाँ की कंपनियां अपने शेयर को फॉरेन मार्केट्स में जाके भी, जैसे विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो टीसीएस है, विप्रो है, और भी इंडिया की कई कंपनी है जो अमेरिकन एक्सचेंज में जो है वो मतलब बाय सेल होती हैं। ठीक है, तो जो एडीआर हैं वो जैसे इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है कि एडीआर क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स वगैरह, तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई। तो यहाँ की भी कई कंपनियां हैं जो अमेरिकन शेयर मार्केट में ट्रेड होती हैं। ठीक है, तो उस ये जो कैपिटल मार्केट है उसको भी काफ़ी लिबरलाइज किया गया। नेक्स्ट आ जाता है लिबरलाइजेशन इन बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में भी जो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी थी वो कम कर दी गई। जो आरबीआई पहले रेगुलेटर होता था, अब वो फैसिलिटेटर बन गया है। समझ की बात? बैंक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। तो किसी भी देश के लिए बैंक तो बहुत ज़रूरी है ना। अर्लियर मॉनेटरी पॉलिसी वॉज वेरी रिस्ट्रिक्टिव विद हिंडर्ड विच हिंडर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। तो पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव थी, हिंड्रेंस क्रिएट करती थी, तो ये जो बैंकिंग सेक्टर है वो डेवलप नहीं हो पाता था। बैंक खोलने के लिए 100 टाइप की रिस्ट्रिक्शंस होती थी, ब्रांच खोलने के लिए 100 टाइप की रिस्ट्रिक्शंस होती थी, जो अब कम हो गई हैं। नाउ फॉलोइंग मेन लिबरलाइजेशंस हैव बीन मेड इन बैंकिंग सिस्टम। सबसे पहला एसएलआर, जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, हैज़ बीन रिड्यूस टू 18%। एसएलआर को 18% कर दिया गया है। एसएलआर या बैंक रेट, ये रेपो रेट वगैरह क्या होता है, ये मैंने मॉनेटरी पॉलिसी में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। बैंक रेट हैज़ बीन रिड्यूस टू 4.25%। सीआरआर जो है उसको 4% रखा गया है। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट हैव बीन रिड्यूस टू 4% एंड 3.35% रिस्पेक्टिवली। तो टाइम टू टाइम जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है, एमपीसी बैठती है, एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, हर क्वार्टर में बैठ के कोई ना कोई चेंजेस करती रहती है अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन चल रही है इकोनॉमी में। बैंक्स हैव बीन गिवन फ्रीडम टू डिटर्मिन देयर इंटरेस्ट रेट्स विद इन द सर्टेन लिमिट्स। तो बैंक अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनको खुद एफडी के रेट या लोन के रेट उनको दे दिया कि मार्केट पे छोड़ देते हैं कि भाई जो बैंक है वो खुद ही डिटर्मिन करते रहेंगे। बैंक्स हैव बीन गिवन फ्रीडम टू रिक्रूट देयर एम्प्लॉइज। तो वो अपने एम्प्लॉइज रिक्रूट कर सकते हैं, अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं। नॉर्म्स फॉर सेटिंग अप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव बीन लिबरलाइज। तो प्राइवेट बैंक खोलने के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी लिबरलाइज कर दिया गया है। तो ये सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन के अंडर हुए। अब आ जाता है कि बेनिफिट्स या एडवांटेजेस क्या हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, अगर आपको ये अलग से क्वेश्चन आता है तो आपको 2-3 लाइनों में पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है और इसके एडवांटेजेस ये हैं या डिसएडवांटेजेस ये हैं। तो सबसे पहले इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे ही लिबरलाइजेशन आई, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। लिबरलाइजेशन हैज़ प्रमोटेड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन को प्रमोशन मिला, बाहर से काफ़ी कंपनीज आई। विद लिबरलाइजेशन इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ इंक्रीज्ड। बाहर से पैसा आना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया इन्वेस्टमेंट के तौर पे। नाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स कंसिडर इंडिया एज अ फेवरेबल डेस्टिनेशन। तो उनको लगा कि इंडिया फेवरेबल डेस्टिनेशन है, अभी अभी ओपन अप हुआ है, यहाँ पे आके कंपनियाँ खोलो क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सामान तो बिकेगा। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स there has been huge inflow of foreign investment in the form of foreign direct investment and portfolio investment। तो पिछले कई साल देखे जाएं
कई डेकेड्स देखे जाएं तो 1991 से बाद का अगर हम डाटा लें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स दो फॉर्म्स में आती हैं, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि बाहर से कंपनीज आ रही हैं और खुद की कंपनियां यहाँ पे खोल रही हैं, ठीक है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बाहर से कंपनीज आ रही हैं और हमारी एग्जिस्टिंग कंपनीज के शेयर्स खरीद रही हैं। समझ के बात? तो दोनों में फ़र्क है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। सेकंड पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमारे जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई वो डॉलर लेके आई, जब डॉलर लेके आएंगे तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो हमारे पास जो पैसा जो फॉरेन करेंसी का 2 हफ्ते के ट्रेड के लिए भी नहीं बचा था, वो हमारे रिजर्व्स काफ़ी अच्छे खासे हो गए। बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 इंडिया वाज फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। आफ्टर लिबरलाइजेशन वेव, जो लिबरलाइजेशन चली, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया हैव इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ ह्यूज इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। तो जब भी हमने लिबरलाइजेशन को एनकरेज किया, लिबरलाइजेशन की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े और बाहर से इन्वेस्टमेंट्स भी आई। ऑन 4 जून 2021 इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वर 605.01 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये डाटा दिया हुआ है, ये आप लिख सकते हो। अगर आपको लेटेस्ट चाहिए तो आप लेटेस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। जब मैंने नोट्स बनाए थे उस हिसाब से मैंने, जो मेरे पास लेटेस्ट डाटा था मैंने उस हिसाब से लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जब लिबरलाइजेशन होगी, नई कंपनियां खुलेंगी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो पेपर में कैसे लिखना है? ड्यू टू लिबरलाइजेशन वेरियस चेक्स एंड कंट्रोल्स हैव बीन रिमूव्ड। तो लिबरलाइजेशन, आज़ादी की वजह से रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई और कंट्रोल्स खत्म हो गए, चेक्स एंड बैलेंसेस कम हो गए। कंपनीज एक्ट, एमआरटीपी एक्ट और लाइसेंसिंग एक्ट एटसेट्रा, जितने भी एक्ट थे, हैव बीन लिबरलाइज्ड। ये सारे एक्ट्स को लिबरलाइज किया गया ताकि बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। ऑल दिस हैज़ गिवन बूस्ट टू एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप मोर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो इन सबको लिबरलाइज करने से, इन सबको आसान बनाने से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एनकरेजमेंट मिली ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां खोल सकें। ड्यू टू लिबरलाइजेशन मैनी फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स हैव ऑल्सो सेट अप इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन इंडिया। बाहर से भी कई एंटरप्रेन्योर्स या इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने अपनी कंपनियां खोली। ऑल दिस हैज़ इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इन सब से क्या हुआ? इंडस्ट्री खुलेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, जॉब्स वगैरह मिलेंगी, तो इंडिया को फायदा हुआ। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कंपटीशन। इससे कंपटीशन को एनकरेजमेंट मिली। एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन मैनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन एंटरप्राइजेज हैव स्टार्टेड बिजनेस ऑपरेशंस इन इंडिया। तो जब बाहर से कंपनियां आएंगी विद इन द कंट्री, हमारे कंट्री में आके काम खोलेंगी, तो उनको जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंपटीशन मिलेगा। इट हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड कंपटीशन। इससे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, competition has increased as many foreign and domestic units like Reliance, Tata, Vodafone, Airtel, etc. have entered इन दिस सेक्टर। तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि हमारी लोकल कंपनियां भी थी और बाहर से भी कंपनियों को जो है आने के लिए इनकरेज किया गया। तो जब बाहर से कंपनियां, ये लोकल कंपनियां, कंपटीशन बढ़ गया, लोगों को सामान सस्ते में मिलने लग गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कंपटीशन देयर इज रिडक्शन इन प्राइजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। तो जब भी कंपटीशन होता है तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और प्राइजेस रिड्यूस हो जाते हैं। इट हैज़ बेनिफिटेड द अल्टीमेट कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। तो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को फायदा हुआ। इट हैज़ हेल्प्ड टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कॉमन मैन। तो एक कॉमन मैन को भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिल जाता है सस्ते रेट पे और अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जाता है। इससे कॉमन मैन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर प्राइसेस। बिफोर लिबरलाइजेशन इन्फ्लेशन रेट वॉज वेरी हाई इन आर इकॉनमी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया 10 पॉइंट समथिंग परसेंट इन्फ्लेशन रेट चला गया था। विद लिबरलाइजेशन कॉम्पिटिशन एंड प्रोडक्शन हैव इंक्रीज। तो लिबरलाइजेशन से क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गई। इट हैज़ हेल्प्ड इन चेकिंग द राइजिंग प्राइजेस। तो जब ज़्यादा माल बनेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो प्राइजेस को तो चेक मिल जाएगा ना। इन 2009-2010 इन्फ्लेशन रेट वाज ओनली 3.8% while the rate was 12.1% in the year 1990-91। तो 1991 में 90 में देखें तो 10 पॉइंट समथिंग परसेंट था, 91 के शुरुआत में देखें तो 12 पॉइंट समथिंग परसेंट चला गया था। तो रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट, इन ईयर 2020-21 इन्फ्लेशन रेट वाज 6.2%। और कोरोना के टाइम पे या उसके बाद अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2024 में इन्फ्लेशन रेट सिग्निफिकेंटली हाई चल रहा है, चीज़ों के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट जो है उसको भी कंट्रोल किया उस टाइम पे लिबरलाइजेशन के आने से, ठीक है, क्योंकि कंपनियां खुलेंगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइजेस कंट्रोल रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चेक ऑन करप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर लिबरलाइजेशन वेरियस लाइसेंसेज, कोटा, परमिट, approvals were etc. were
रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द बिजनेस यूनिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो जो बिजनेसमैन है उनको ये सारी चीज़ें परमिट लेना, लाइसेंस लेना, अप्रूवल लेना, उसके लिए रिश्वतें वगैरह खिलानी पड़ती थी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। दीज ऑफिशियल्स यूज टू डिमांड ब्राइब फॉर ग्रांटिंग these licenses, permits, etc., etc. वो क्या रिश्वत मांगते थे। With the liberalization, these restrictions have been liberalized। तो ये restrictions को liberalize कर दिया गया। It has helped to check the corruption। तो इसकी वजह से जो corruption है वो हमारी इकोनॉमी में कम रह गई। अब ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन इन डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। तो अब जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ रहा है, बिजनेस चल रहे हैं, सरकार के पास टैक्सेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो सरकार को बाहर से कर्जे लेने की ज़रूरत कम पड़ रही है, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो गई है कर्जे लेने की, कम हो गई है। अर्लियर आर गवर्नमेंट हैड टू रेज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स या कमर्शियल लोन्स टू मीट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। हम बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारी ख़राब चल रही थी उसको सही करने के लिए बाहर से काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग्स लेनी पड़ती थी। लिबरलाइजेशन हैज़ हेल्प टू इंक्रीज इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स विच इन टर्न हैज़ रिड्यूस्ड द नीड ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो लिबरलाइजेशन से हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में उतना लॉस नहीं रहा जितना हमें पहले होता था। तो इस वजह से बाहर से काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास क्या कहते हैं इनफ्लो आ जाता है पैसे का, और हम भी काफ़ी एक्सपोर्ट हमने बढ़ा दिया है। इसकी वजह से जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हैं उस पे जो डिपेंडेंस है वो काफ़ी कम हो गई है। इट हैज़ रिड्यूस्ड द डेट बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट का जो डेट बर्डन है वो कम हो गया है। बट करंट सिचुएशन में डेट बर्डन हर एक कंट्री का हाई ही होता जा रहा है, इवन अमेरिका का काफ़ी हाई है। अब मैं डिस्कस करूंगा जो लिबरलाइजेशन है इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं या क्रिटिसिज्म क्या है लिबरलाइजेशन की, ठीक है। अगर आपको अकेला इसका क्वेश्चन आता है क्रिटिसिज्म का या फिर डिसएडवांटेजेस का, तो भी आपको लिबरलाइजेशन क्या होता है इसकी 4-5 लाइनें लिखनी चाहिए, उससे टीचर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें हम डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लिबरलाइजेशन हैज़ प्रमोटेड द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लिबरलाइजेशन की वजह से बाहर से मशीनें मंगवाई जो कैपिटल इंटेंसिव को एनकरेज करती है। इट हैज़ प्रमोटेड ऑटोमेशन, इससे ऑटोमेटिक मशीनें ऑटोमेशन को जो है प्रमोशन मिली। कंप्यूटराइजेशन एंड मैकेनाइजेशन हुई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के अंदर, विच इन टर्न हैज़ एक्सेंचुएटेड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तब जब बाहर से मशीनें लाएंगे, ऑटोमेशन करेंगे, मैकेनाइजेशन से काम करेंगे, तो भाई जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगी, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट फैली, कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है। नेक्स्ट आ जाता है लॉस टू डोमेस्टिक यूनिट्स। डोमेस्टिक यूनिट्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, कैसे? लिबरलाइजेशन हैज़ प्रमोटेड कॉम्पिटिशन इन द इकॉनमी। लिबरलाइजेशन की वजह से कॉम्पिटिशन आया इकॉनमी में। इट हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड डोमेस्टिक बिजनेस यूनिट्स विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट विद मल्टीनेशनल कंपनीज। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर से आई, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनसे तो हम कम्पीट ही नहीं कर पाए, तो हमारी कई कंपनियां तो ख़त्म ही होगी। अब इंडिया में पहले कंपनी होती थी HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, वो जैसे ही बाहर से कंपनी आई कहानी ख़त्म हो गई उसकी। एक होती थी वो क्या कहते हैं एम्बेसडर बनाती थी एक कंपनी, ठीक है, वो भी ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि बाहर से लिबरलाइजेशन के अंडर इतनी अच्छी अच्छी कारें सस्ते दामों पे आनी शुरू होगी, तो लोग एम्बेसडर को क्यों लेंगे। Many small domestic units have become sick and have been closed। तो कई कंपनियां जो हैं वो बीमार हो गई, सिक का मतलब है यहाँ लॉसेस पे चलेगी और वो ख़त्म ही होगी, उनकी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज्ड डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशंस। जो फॉरेन नेशंस हैं उन पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। विद द लिबरल इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, इंडियन कंज्यूमर्स हैव इंक्रीजिंगली स्टार्टेड यूजिंग फॉरेन गुड्स। तो जब बाहर से चीज़ें आने में लिबरलाइजेशन आ जाएगी तो बाहर से गुड्स इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल होंगे और हम फॉरेन गुड्स की डिमांड करते रहेंगे। नाउ अ कॉमन मैन ऑल्सो यूजेज इम्पोर्टेड टीवी, इम्पोर्टेड फ्रिज, एसीज एट्सेट्रा। तो जो बाहर का सामान आ रहा है, फॉरेन गुड्स आ रहे हैं, उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक कॉमन मैन के घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाहर से इम्पोर्टेड हों। विद लिबरल इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, Indian business units also have stopped using and developing indigenous technology। जब बाहर से जो टेक्नोलॉजी या बाहर से मशीनें इजीली अवेलेबल होंगी सस्ते रेटों पे, तो लोकल टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो पाएगी। इट कैन एडवर्सली अफेक्ट द नेशन ऑन इन द लॉन्ग रन। तो इससे लॉन्ग रन में नेशन को काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है और पड़ता भी रहेगा। इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स हैज़ हैम्पर्ड द सेल्फ सफिशेंसी ऑफ आवर नेशन। तो जब हम बाहर के गुड्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, जैसे इस टाइम पे हम चाइनीज़ गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, अगर ऐसे ही हम चाइनीज़ गुड्स पे या फॉरेन गुड्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारे को
जो हमने सेल्फ सफिशिएंसी का गोल रखा था कि हम अपने पैरों पे खुद खड़े होंगे और डिपेंडेंस कम करेंगे, उसकी तो इस गोल की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। समझ गई बात। नेक्स्ट आ जाता है अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज हैव एंटर्ड इन द प्रीमियम प्रोडक्ट सेगमेंट एंड हैव टारगेटेड द अपर इनकम ग्रुप पर्सन्स। तो बेसिकली अनबैलेंस हो गया इकॉनमी में, ज़्यादातर कंपनियां जो है वो माल बना रही हैं जो हाई फाई इनकम ग्रुप वाले खरीदते हैं, ठीक है। फॉरेन एंटरप्राइजेस हैव शोन लिटल लिटल इंटरेस्ट इन डेवलपिंग मास कंजम्पशन गुड्स और गुड्स मेंट फॉर लोअर इनकम ग्रुप। तो जो बाहर से कंपनीज आ रही हैं वो भी जो हाई फाई जो लोग गुड्स यूज़ करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, और जो लो इनकम ग्रुप वाले जो गुड्स हैं उनको कम बनाया जा रहा है, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन हैज़ नॉट बीन मच बेनिफिशियल फॉर लोअर इनकम ग्रुप पीपल, क्योंकि उनके लिए तो सामान उतना बन नहीं पा रहा। इट हैज़ फर्दर इंक्रीज्ड द इनइक्वालिटीज़, इससे इनइक्वालिटीज़ को फर्दर बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अगर लो इनकम ग्रुप अपनी मिनिमम नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा तो उसमें तो फिर परेशानी हो जाएगी ना। तो इसलिए अनबैलेंस फैल गया। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन रीजनल इम्बैलेंस, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो वहीं पे काम खोलेगा जहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ये तो नहीं देखेगा कि हर एक देश में या इस पर्टिकुलर देश में इस जगह पे अंडर डेवलपमेंट है, इस एरिया में तो यहाँ पे भी कंपनी खोलनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स, जिसको प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस भी कहा जाता है, and foreign enterprises have shown no interest in setting up their business units in backward regions। तो वो अपना काम कभी भी backward areas या backward regions में नहीं खोलेंगे। They prefer to set up their units in areas which are already developed and have good quality of infrastructure। जहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका माल आने में और बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वहीं खोलेंगे। It has further increased रीजनल इम्बैलेंसेस। इसकी वजह से कुछ लोगों का मानना ये भी है, कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना ये भी है कि इसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंस भी फैलता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं करूँगा प्राइवेटाइजेशन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, कि प्राइवेटाइजेशन क्या था, इसमें क्या क्या है, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हैं, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से कवर करूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।